Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल में आर्टिकल फर्स्ट पढ़ रहे थे जो हमारा लास्ट क्लास में ख़त्म हो गया था। आज हम अपना पीरियोडिक टेबल का आर्टिकल सेकंड स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल सेकंड स्टार्ट करने से पहले लास्ट बार हम आर्टिकल फर्स्ट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको 10 टाइम्स रिवीजन करा दिया है। आज लास्ट बार आर्टिकल फर्स्ट का रिवाइज करेंगे, देन हम आर्टिकल सेकंड पर आगे बढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस है एक बार चैप्टर को हो जाने दो, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी तो वो टॉपिक्स अभी नहीं हुए हैं तो आप लोगों को डाउट आएगा। इस वजह से पहले चैप्टर को हो जान दो। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, आर्टिकल्स में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो चलिए आज हम अच्छी तरीके से एक और बार लास्ट बार आर्टिकल फर्स्ट का रिवाइज करेंगे। इसके बाद रिवाइज नहीं करेंगे आर्टिकल फर्स्ट का, उसके बाद हम आर्टिकल सेकंड में आगे बढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल फर्स्ट में हमने पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी पर बेस्ड था। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? रैंक एंड वर्नर ने दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको क्या बोला था? पीरियड्स बोला था, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको क्या बोला था? ग्रुप बोला था। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक को रखा गया था। एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया था? एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया था। एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप में क्यों रखा गया था? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड इलेक्ट्रॉन इन एन -1d का जो सम होता है वो 3 होता है, इसलिए एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया था। और 6 पीरियड का क्या नाम रखा गया था? 6 पीरियड का नाम रखा गया था लेंथेनोइड्स। क्यों बोला था लेंथेनोइड्स? इसका एक और नाम था लेंथेनोइड्स का, क्या बोला था इसको? रेयर अर्थ मेटल्स। लेंथेनोइड्स में एलिमेंट कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम लेंथेनोइड्स होते हैं, एंड एक्टिनोइड्स 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम होते हैं। ओके जी, क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक का नेचर। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज यूजुअली बढ़ता है। यूजुअली बोला है, एक्सेप्शन हम आगे पढ़ेंगे। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज ये नंबर ऑफ शेल तो कॉन्स्टेंट रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ओके जी, और आप लोग सभी जानते हैं ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ही हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था जनरल एक पूरा ट्रेंड पूरी पीरियोडिक टेबल का। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, लेकिन IP, EA एंड EN ये क्या होती है? ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। यूजुअली बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एंड IP आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियड में यूजुअली कम होती है। एक्सेप्शन की बात हम जब इसका प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, एंड जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता था मेटेलिक नेचर? बिकॉज मेटल्स में मेटेलिक नेचर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से देखते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो न्यूक्लियस जैसे जैसे नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अगर किसी का एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा है तो उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ये बना हुआ है, देखो।
एक सेकेंड, हाँ जी, देखो ये बना हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, मतलब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस का उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अट्रैक्शन क्यों होगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये दोनों चार्ज जो है इनका अट्रैक्शन होगा इनके बीच, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और अगर एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया वही उसका मेटेलिक नेचर है। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था एसिडिक और बेसिक नेचर। जब भी हम यूजुअली ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक नहीं बेसिक नेचर बढ़ता है, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता था। क्लियर है जी, ओके। मैंने एक और पॉइंट बताया था आप लोगों को कि कब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं। Z मतलब एटॉमिक नंबर 82Q पर सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, एंड एटॉमिक नंबर 92Q पर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जल्दी बताओ, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, जिसको बोलते हैं मैन मेड एलिमेंट या फिर सिंथेटिक एलिमेंट। चलिए जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये तो बता दिया था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप को क्यों रखा गया, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों बनाए गए, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही क्यों बनाए गए, बता दिया था ना। चलिए जी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दे तो आप उसकी पोजीशन निकाल दोगे, उसका पीरियड निकाल दोगे, उसका ग्रुप निकाल दोगे एंड उसका ब्लॉक निकाल दोगे। पीरियड निकालना कैसे बताया था, फिंगर्स पे काउंट करेंगे, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86 एंड 87 to 118। क्लियर है जी। जब एटॉमिक नंबर दिया होता है, अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना होता है तो मैंने उसका एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। उसका फॉर्मूला था Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। यहाँ पर Z क्या था, एटॉमिक नंबर जो क्वेश्चन में गिवन होता है। क्लियर है, निकाल देंगे। अगर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में आ रहा होगा तो बता देंगे आप लोग एस ब्लॉक का है, 3 to 12 के बीच में आ रहा होगा तो डी ब्लॉक का है, 13 to 18 के बीच आ रहा होगा तो पी ब्लॉक का है। क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दे दिया है तो कैसे बताएंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, शेल मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 2 3 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन जिस लास्ट शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, अब सब शेल क्या होती हैं, S P D एंड F, ये होती हैं सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस हाईएस्ट सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक हो जाता था, लेकिन S ब्लॉक के साथ एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, S ब्लॉक का तभी माना जाता था जब इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड इलेक्ट्रॉन इन n-2f एम्प्टी हो, तभी एस ब्लॉक का माना जाएगा। ओके जी, क्लियर है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम बता देंगे कि कैसे निकालना है हमें। कोई भी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पूछे और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तब भी हम निकाल देंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें से कि मैंने बताया था अगर कोई एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा गया है तो एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इसका मैंने रीज़न दिया था आप लोगों को। अगर कोई एलिमेंट मान लो सोडियम है, सोडियम को कहाँ रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है, तो उसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, बिकॉज सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देख लीजिए, सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जा रहा है, इसलिए सोडियम को एस ब्लॉक में रखा गया है। सिर्फ एस ब्लॉक के लिए नहीं, पूरे ब्लॉक्स के लिए अप्लाई होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जा रहा होता है
उसी व्यवहार पर उसको उस ब्लॉक में रख दिया जाता है। क्लियर है? चलिए जी, वेरी गुड। फिर एस ब्लॉक को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन के व्यवहार पर एस ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए को बोला था एल्कलाइन मेटल्स एंड सेकेंड ए को बोला था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ए को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज दीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एंड सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था? नो डाउट इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बट ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती है अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था बेरिलियम। बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मैंने बताया था एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, इट्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अगर कोई एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, अगर कोई बेस है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अगर कोई एम्फोटेरिक एलिमेंट है तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ओके जी, क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमने एस ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को क्लासीफाई कर दिया था एंड पी ब्लॉक को ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन के व्यवहार पर। डी ब्लॉक को कहाँ से कहाँ रखा गया था? 3 to 12 ग्रुप में। वेरी गुड। मैंने एलिमेंट्स भी याद करना बताए थे, ट्रिक आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। फिर मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक, 13 ग्रुप को बोरोन फैमिली, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, एक और नाम था निक्टोजन फैमिली, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, 17 ग्रुप को हेलोजन्स। हेलो मतलब सॉल्ट एंड जन्स मतलब फॉर्मेशन, मतलब इस ग्रुप के मेंबर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उनको बोला गया था हेलोजन्स। एंड 18 ग्रुप को बोला था नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का दूसरा नाम क्या था? इनर्ट गैसेस। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट है? चलिए जी, ये हमने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन के व्यवहार पर। सेकेंड हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बोर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब बोर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड प्री पेनल्टीमेट शेल। अब अल्टीमेट शेल क्या थी? लास्ट जो शेल्स होती हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट शेल n-1 एंड प्री पेनल्टीमेट n-2 शेल। अगर जो इनर्ट गैसेस होती हैं उसमें सभी फेल होती हैं, अल्टीमेट शेल भी, पेनल्टीमेट शेल भी और प्री पेनल्टीमेट शेल भी। लेकिन जो इसके बाद मैंने बोला था, इसके बाद क्लासिफाई किया था नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोला था? एस एंड पी ब्लॉक को बोला था। लेकिन किसको छोड़ा था इसमें? 18 ग्रुप को छोड़ा था, क्योंकि उसको तो डिवाइड कर ही गए थे ना नोबल गैसेस, उसमें तो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, तो उसको क्लासीफाई नहीं किया था नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मैंने क्या मतलब बताया था? इसके जो आउटर मोस्ट शेल्स होती थी, जो सबसे बाहर वाली शेल्स होती थी, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती थी, लेकिन इसकी जो इनर वाली सेल्स होती थी वो कम्प्लीटली फिल्ड होती थी। उसके बाद मैंने क्लासीफाई किया था, मैंने बोला था एक एक कम करते जाओ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थी, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल्स थी वो भी इनकम्प्लीट थी एंड जो पेनल्टीमेट शेल थी वो भी इनकम्प्लीट थी, लेकिन जो प्री पेनल्टीमेट शेल थी वो कम्प्लीटली फिल्ड थी। उसके बाद एफ ब्लॉक को क्लासीफाई किया था, जिसको हमने बोला था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उसमें आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीटली थी, पेनल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीटली थी एंड प्री पेनल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीटली थी। लेकिन जो प्री पेनल्टीमेट के अंदर वाली शेल्स होंगी ना वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगी। ओके जी, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने बताया था सेकेंड पीरियड को छोड़कर जो सेकेंड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या दिया था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके जी, चलिए उसके बाद मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था आयनिक और कोवेलेंट का। जब भी हमें आयनिक और कोवेलेंट निकालना हो, कैसे निकालना बताया था? पोलराइजेशन। वेरी गुड। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटाइन साइज ऑफ एनाइन, चार्ज ऑफ कैटाइन चार्ज ऑफ एनाइन साइज ऑफ एनाइन, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था साइज ऑफ किसके? कैटाइन के। और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? कोवेलेंट नेचर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था आयनिक नेचर के।
इतना हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। क्वेश्चन मुझे कमेंट में फटाफट से बताओ इसका आंसर। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में जो लश्रस नेचर आता है, मेटल्स में जो लश्रस मतलब शाइनिंग नेचर, मेटल्स में जो शाइनिंग नेचर आता है वो किसकी वजह से आता है, मुझे कमेंट में आंसर दो अभी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इस पॉइंट को। PYQ में ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो मेटल्स होती है, मेटल्स में जो लश्रस नेचर आता है, जो शाइनिंग प्रॉपर्टी आती है, वो किसकी वजह से आती है। जल्दी आंसर दो। क्या रीज़न बताया था? इसका रीज़न बताया था ड्यू टू फ्री ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, चलिए यहाँ तक हमने अपना आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया था। मेटलाइट्स को क्लासिफाई किया था। कौन कौन सी मेटलाइट्स होती हैं? 14 सिलिकॉन, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, आर्टिस्टाइन। ओके जी, मेटलॉइड्स क्या होती थी? ये लाई करती थी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। लेटर याद है ना, लेटर बताया था। चलिए जी, नोट्स बनाते हुए चल रहे हो आप लोग? आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हो? अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा। तो साथ में आप लोगों को अपना नोट्स बनाते हुए चलना है। चलिए जी, किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। 2 मिनट देती हूँ मैं उसको, देन हम अपनी क्लास आर्टिकल सेकंड आज स्टार्ट करते हैं। डाउट है किसी को? आप लोग PYQ लगाते हुए चल रहे हो ना? PYQ डेली लगाने, डेली जैसे जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे ही आप उससे रिलेटेड उतनी PYQ लगाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल सेकंड। देखो, आर्टिकल फर्स्ट में हमने पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर ये आर्टिकल सेकंड, इस आर्टिकल सेकंड में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले जो साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किए थे उनको पढ़ाया जाएगा। अब आप पूछोगे कि मैम आपने ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया, ये तो पहले पढ़ाना चाहिए था। अगर मैं वो पहले पढ़ाती थी तो आप उसका साइंटिफिक रीजंस नहीं पहचान पाते, फिर आप क्लासीफाई नहीं कर पाते, फिर आप जो पहले क्लासीफाई किए गए थे उसको बेटर मान लेते, है ना। इसलिए उसको पढ़ाने के बाद इसको पढ़ाएंगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि उसमें और जो पहले डिस्कवर किए गए थे उसमें कितना डिफ्रेंशिएट है, फिर कितना डिफरेंस है। ओके जी, चलिए तो सबसे पहले आर्टिकल सेकंड में सबसे पहले दिया गया था डॉवर्नियर ट्रेड रूल। इसमें क्या बताया गया था? अकॉर्डिंग टू डॉवर्नियर बताया गया था जो एटॉमिक मास, पहले एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं होगी, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात ना हो तब तक एटॉमिक मास को ही बेस्ड मानना है, एटॉमिक नंबर पर नहीं आएंगे। फिर से सुनो, फोकस हो जाओ अभी। जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है, ऑलवेज हमेशा हम ट्रिक है ये, ऑलवेज हमेशा हम एटॉमिक मास को ही कंसिडर करेंगे, एटॉमिक मास को ही बेस्ड मानेंगे। ओके जी, चलिए फर्स्ट है डॉवर्नियर ट्राइड रूल। डॉवर्नियर ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू डॉवर्नियर द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is the arithmetic mean फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। देखो जैसे कि हमें मान लो ये है बी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास ए, बी एंड सी। हमें बी का क्या निकालना है? एटॉमिक मास निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डॉवर्नियर बताया था कि जब भी हमें एटॉमिक मास बी का निकालना हो तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास ए का एंड एटॉमिक मास सी का सम करेंगे, देन उससे डिवाइड कर देंगे। जितनी भी क्वांटिटी हैं, एक ए है एक सी है, तो कितनी क्वांटिटी है? 2, तो उसका 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ बी निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन डॉवर्नियर से अलग पूछा जाता है। डॉवर्नियर से पूछा जाता है, ये एलिमेंट दे दिए हैं, 3 एलिमेंट आपको दे दिए और इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि ये ट्रायड रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? देखो एटॉमिक मास का बी, पहले एटॉमिक मास निकालेंगे सबका। एटॉमिक मास बी निकालेंगे, ए का, सी का, 2 का,
पहले लिथियम का निकालेंगे इन दोनों का करके, फिर सोडियम का निकालेंगे लिथियम और पोटेशियम का काउंट करके, फिर पोटेशियम का निकालेंगे लिथियम और सोडियम को कंसीडर करके। लेकिन ये लेंथी ट्रिक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको पूछा जाता है कि डॉबरनेट-ट्रेड रूल से पता लगाओ ये डॉबरनेट-ट्रेड रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, जो भी एलिमेंट दिए हैं ना उसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लो, उसके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लो। तो अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मान लो सोडियम दिया है इधर, सोडियम और लिथियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। 11 और 3 का जब हम सम निकालेंगे तो 8 आएगा। सम मतलब 11 माइनस 3 करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर का जो सम आ रहा है वो 8 आ रहा है। फिर हमने मिडिल एलिमेंट से देखेंगे, अगर हमें, फिर हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का सम निकालेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। जब इन दोनों एलिमेंट का सम निकालेंगे तो इनका भी क्या आ रहा है, 19 में से 11 माइनस करोगे तो 8 बचेगा। तो इसका भी सम 8 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 8 आ रहा है और इसका भी डिफरेंस 8 आ रहा है। जब भी दोनों का डिफरेंस सेम आए, जब भी दोनों का डिफरेंस सेम आए मतलब वो डॉबरनेट-ट्रेड रूल को फॉलो कर रहा है। आगे एक और एग्जांपल करते हैं। ये देखो, आंसर की तरफ नहीं देखना है, देखो हाइड्रोजन दिया है, लिथियम दिया है, सोडियम दिया है। आपको ये 3 सेटअप दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये डॉबरनेट-ट्रेड रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ट्रिक पता है ना आप लोगों को, क्या करो, इनके एटॉमिक नंबर का सम निकाल लो। एटॉमिक नंबर का जैसे डिफरेंस निकाल लोगे, सम नहीं डिफरेंस, अगर मैंने पहले गलत बोल दिया हो तो सुन लो, इनका क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। अगर डिफरेंस उनके एटॉमिक नंबर का सेम आ रहा है मतलब उधर डॉबरनेट-ट्रेड रूल फॉलो कर रहा है। जैसे कि एटॉमिक नंबर लिथियम जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट से देखेंगे, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है एंड फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है। जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो ये आया 2। ऐसे इधर जो एलिमेंट है इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस, इधर एटॉमिक नंबर 3 है एंड इधर एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर तो आप पहचान लोगे ना, चलिए 11 में से 3 गए, 8 बचेगा। इधर डिफरेंस आ रहा है 2 और इधर डिफरेंस आ रहा है 8। डिफरेंस का मतलब तो जानते हो ना, एवरीबॉडी नोन इज डिफरेंस, जानते हो ना सभी। चलिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, डिफर हो रहा है, मतलब ये डॉबरनेट-ट्रेड रूल को फॉलो नहीं करेगा। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। देखो तीसरे एग्जाम्पल में दिया हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये तीनों डॉबरनेट-ट्रेड रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप क्या करो, इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लो, इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लो। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम है तो डॉबरनेट-ट्रेड रूल को फॉलो करेगा। अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम नहीं है तो वो डॉबरनेट-ट्रेड रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब 12 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 8। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब हम 20 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आएगा 8। तो जब हमने इन दो एलिमेंट और इन दो एलिमेंट्स का डिफरेंस निकाला तो ये सेम आ रहा है, मतलब डॉबरनेट-ट्रेड रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ। कर रहा है, वेरी गुड। चलो ये होमवर्क है आपका, कल मुझे बताओगे फॉलो कर रहा है या नहीं, फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मैं जो भी होमवर्क देती हूँ सब अपने करके आया करो, कमेंट में मुझे आंसर बताया करो अपने क्या निकला है आपका। चलिए एक और एग्जांपल देख लो। आपको ये 3 एलिमेंट दे दिया और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, एग्जांपल है, बहुत बार पूछा गया है। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एक ही ग्रुप का मेंबर है। इसमें पूछा गया है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डॉबरनेट-ट्रेड रूल को फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, हमारे पास तो फंडामेंटल ट्रिक है कि हम क्या करेंगे, इसका और इसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका और इसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका और इसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो भी 18 आ रहा है, इसका और इसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो भी 18 आ रहा है, मतलब ये डॉबरनेट-ट्रेड रूल फॉलो कर रहा है। चलिए आगे नोट पॉइंट में यही बताया गया है कि जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात ना हो तब तक हमें एटॉमिक मास को ही बेस्ड मानना है। अब आप बोलोगे कि एटॉमिक मास को ही क्यों बेस्ड माना गया था, लेकिन जो आगे एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया ये क्यों नहीं माना गया, एटॉमिक मास को ही क्यों नहीं प्रेफर किया गया।
आगे आप मैं पढ़ाऊँगी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो भी एटॉमिक मास पर बेस्ड थी, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन थे। इस वजह से मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको डिक्लाइन कर दिया गया था। ओके जी, चलिए सेकंड पॉइंट है, पहला हमने पढ़ लिया डॉबर्नियर-ट्रेड रूल, तो इससे तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, इसने तो एलिमेंट को निकालने की बात ही नहीं करी है ना। दूसरा है टेलोरिक्स हेलिक्स, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल टेबल, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता था ज़्यादातर क्वेश्चन, एक एररलेस बुक है उसमें इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तभी मैंने ये कराया है। टेलोरिक्स हेलिक्स जो है ये किसने दिया था, इसका साइंटिस्ट नेम याद रखना है, डी चेन कॉर्टिस। किसने दिया था, डी चेन कॉर्टिस ने दिया था। एंड टेलोरिक्स हेलिक्स किस पर बेस्ड है, फंडामेंटल ट्रिक मैंने बता दी है। जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं होगी तब तक एटॉमिक मास को ही बेस्ड मानना है। तो टेलोरिक्स हेलिक्स किसने दिया था, डी चेन कॉर्टिस, एंड किस पर बेस्ड है, ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है। चलिए जी, ये भी क्लियर होता है। आगे क्लासीफाई किया गया था, एक और साइंटिस्ट थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने क्या किया था, नो डाउट इन्होंने भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के व्याप पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। मतलब जो पीरियड होता है, पीरियड में उसके एटॉमिक वेट के व्याप पर ही, एटॉमिक मास के व्याप पर ही उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्लासीफाई किया गया। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी थी। पहली बात तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, यह सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक ही एप्लीकेबल था, ये सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक ही एप्लीकेबल था। एंड जो न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव था इसमें बताया गया था कि जो एवरी 8 एलिमेंट होता है, जैसे कि जो एवरी 8 एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि जब भी हम वोकल्स मतलब जब भी हम म्यूज़िक के जो वर्ड्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होते हैं ना, तो इसमें भी जो एवरी 8 एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट फिर से रिपीट होने लगता है। ऐसे ही इन्होंने क्लासीफाई किया गया था, जो 8 एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के ही प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है। लेकिन ये एलिमेंट सिर्फ 20 तक ही फॉलो करा था, इसलिए इसको डिक्लाइन कर दिया गया। देखो तो हमने 3 पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले, फोकस हो जाओ, मैं बोल रही हूँ फोकस के साथ पढ़ो। पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, डॉबर्नियर-ट्रेड रूल। डॉबर्नियर-ट्रेड रूल में बताया था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट का अगर निकालना हो तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट का सम करो, देन जितने उससे मतलब 2 क्वांटिटी है तो उसका उससे डिवाइड कर दो। ये डॉबर्नियर-ट्रेड रूल था। डॉबर्नियर-ट्रेड रूल को निकालने की मैंने एक फंडामेंटल ट्रिक बताई है। अगर पूछे कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, उनके डिफरेंस निकाल देना है। मिडल एलिमेंट से दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। अगर डिफरेंस, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल देना है, अगर सेम आ रहा है तो फॉलो करेगा, अगर सेम नहीं आ रहा है तो फॉलो नहीं करेगा। सेकंड, टेलोरिक्स हेलिक्स किसने दिया था, डी चेन कॉर्टिस, एंड किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर बेस्ड था। थर्ड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये सिर्फ 20 तक ही फॉलो हो रहा था। इन्होंने क्या करा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया था। ये मतलब अभी जो पढ़े उससे तो प्रेफर लग रही है ना, लेकिन ये सिर्फ 20 तक ही फॉलो हुआ था। तो इन्होंने बताया था जो 8 एलिमेंट होता है, एवरी 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए चौथा पॉइंट, जो हमारे फोर्थ साइंटिस्ट थे वो थे लोथरमियर कर्व। लोथरमियर कर्व दिया था, इन्होंने क्या कहा था, प्लॉट, अब कर्व की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इन्होंने ग्राफ से रिलेटेड बात की होगी। लोथरमियर कर्व, जब कर्व की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इन्होंने ग्राफ की बात की होगी। आगे पढ़ते हैं, देखिए लोथरमियर कर्व ने ग्राफ प्लॉट किया था। क्वेश्चन आया हुआ है, नोट लिख लो इधर, PYQ। लोथरमियर कर्व ने क्लासीफाई किया था एंड इन्होंने ग्राफ बनाया था। ग्राफ किसके और किसके बीच बनाया था, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास के बीच। किसके बीच बनाया था, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास के बीच। अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनो, लोथरमियर कर्व की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने ग्राफ के बारे में समझाया होगा। इन्होंने क्या करा, ग्राफ प्लॉट किया, किसके और किसके बीच, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास के बीच। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी उसमें, सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इन्होंने क्या करा, ऐसे ग्राफ डोनेट किया। ग्राफ में जो अपर साइड थी बिल्कुल टॉप पर इन्होंने रखा
फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एंड जो सबसे बॉटम में रखा गया उसमें रखा गया मेटेलॉइड्स को। अब ये जो असेंडिंग है, असेंडिंग में किसको रखा गया? हैलोजन्स को। एंड डिसेंडिंग में किसको रखा गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि लोथरमियर कर्व के अकॉर्डिंग टॉप पर किसको रखा गया था? फर्स्ट ए के एलिमेंट को। फर्स्ट ए के एलिमेंट को क्या बोला था? एल्कलाइन मेटल्स एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। बॉटम पर क्या रखा गया था? मेटेलॉइड्स। एंड असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम, एंड डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में किसको रखा गया था? 17 ग्रुप को। 17 ग्रुप का क्या नाम था? हैलोजन्स। हेलो मतलब सॉल्ट एंड जस मतलब फॉर्मेशन। इस ग्रुप के मेंबर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते थे, इसलिए इनको हैलोजन्स बोला जाता। देखिए, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो है फर्स्ट ए के एलिमेंट्स, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो है 17th ग्रुप के एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैजेस जैसा कर लेंगे, इसलिए नोबल हैलोजन्स को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। चलिए जी, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको रखा गया? अकॉर्डिंग टू लोथरमियर कर्व के अकॉर्डिंग किसको रखा गया डिसेंडिंग में? सेकेंड ए के एलिमेंट्स को। सेकेंड ए के एलिमेंट्स को क्या बोला गया था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोला था? बिकॉज इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। लेकिन जो बेरिलियम था, एक्सेप्शन था, जो बेरिलियम था वो एम्फोटेरिक नेचर का था, और एम्फोटेरिक नेचर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, बेरिलियम। क्लियर हो गया? तो सेकेंड ए को बोलते हैं सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको बोला? फर्स्ट ए एल्कलाइन मेटल्स को, एंड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला गया सेकेंड ए को, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोला गया? 17th ग्रुप को, हैलोजन्स को। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा है 4 क्लासिफिकेशन। आर्टिकल सेकंड में हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा है डॉवर्नियर-ट्रेड रूल। सेकंड हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। थर्ड टेलुरिक हेलिक्स टेबल, या फिर जिसको हम सिलेंड्रिकल टेबल बोलते हैं। एंड फोर्थ हमने पढ़ा है लोथरमियर कर्व। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट लोथरमियर कर्व ही है, इसको ध्यान से पढ़ना। ओके जी, तो आज इतना ही रखते हैं। कल आज की क्लास थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू, तो कोई बात नहीं, कल ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो थर्ड आर्टिकल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ब्रॉड आर्टिकल है, तो उसमें हम एक एक पॉइंट को, जिसमें एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, आपको कोई भी ये नहीं कि सिर्फ इस एलिमेंट को मैं याद करना पड़ेगा कि ये एसिडिक है कि ये बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं से कुछ भी एलिमेंट आपको बनाकर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, आप कैसे पता लगाओगे? ये सब आपको ट्रिक वाइज समझाया जाएगा, बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न से। ठीक है, तो कोई बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। आप ये सब चीज़ें, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको कोई डाउट बचेगा ही नहीं, पूरा एक्सेप्शन सब कराए जाएंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, कल ये लेक्चर आपका मे बी कंप्लीट हो जाएगा और कल ही मैं आपका आर्टिकल 3 स्टार्ट कर दूंगी। आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और लेक्चर्स को स्किप नहीं करना है, लेक्चर कंटिन्यू करना है। और आर्टिकल 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो आप लोगों ने आज तक उस तरीके से इमेजिन नहीं की होगी। आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना, सबको आपको इमेजिन करके आपको पढ़ाया जाएगा। ओके जी, तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करो इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर कजिन्स, जिनको भी पढ़ना है वो केमिस्ट्री को इस वे में ही, इस ट्रिक वाइज हर चीज़ का साइंटिफिक रीजंस के साथ पढ़ सकते हैं। अभी तक क्या होता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग रटते थे और रटने के बाद हम लोग भूल जाते थे, लेकिन इसको साइंटिफिक रीज़न से पढ़ रहे हैं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को साइंटिफिक रीजंस के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए इसको याद करने, मतलब इसको भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके जी, तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है कि इसको आप एक दिन में पास नहीं कर सकते हो। आपके लिए हर डे एक चैलेंज की फॉर्म में होता है। हर डे आपको चैलेंज की तरीके से लेना है कि ऐसे आपको करना है कि मान लो कल ही हमारा नीट का एग्ज़ाम है, इस तरीके से आपको हर एक डे को चैलेंज की फॉर्म में पढ़ना है। और आप जैसे को हर एक डे को चैलेंज की फॉर्म में लेंगे वैसे ही आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। चलिए, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।